Hi guys, welcome to Abhyas classes. I am your educator Pratik Morwal. In this session, we are going to discuss about an invitation which has been given by Philippines to India regarding to join स्क्वाड ग्रुप। स्क्वाड ग्रुप क्या है, इंडिया की इसमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, या हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की दृष्टि से ये ग्रुप क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों की चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ये न्यूज किस तरीके से डेवलप हुई। तो ये है फिलीपींस के आर्म फोर्स के चीफ जनरल रोमियो ब्रानर। इन्होंने रिसेंटली एक मीटिंग में बोला कि चाइना के बढ़ते हुए थ्रेट की वजह से हम चाहते हैं कि इंडिया स्क्वाड ग्रुप का पार्ट बन जाए। इन्होंने तो ये भी बोला है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और डायरेक्टली ये पॉइंट आउट किया है कि आने वाले समय में इंडिया और फिलीपींस दोनों के लिए ही चाइना एक तरीके से थ्रेट बनता रहेगा। तो आइए एक बार इस मीटिंग के बारे में भी चर्चा करते हैं। ये कौन सी मीटिंग थी? ये मीटिंग कंडक्ट हुई है 17 से 19 मार्च को न्यू दिल्ली में। इस मीटिंग का नाम है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग, ये इस मीटिंग का 10वां संस्करण था, यानी कि 10th एडिशन था। इस मीटिंग को हमेशा से इंडिया कराता आया है, और इस मीटिंग का एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है थीम, जो कि रहेगी काला चक्र। इस मीटिंग में इस बार 125 कंट्रीज ने पार्ट लिया, और इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा रहता है डिस्कशन का, वो रहता है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। अब ये जो 125 कंट्रीज के लीडर्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हों या फिर मिलिट्री लीडर्स हों, उन्हीं में से एक फिलीपींस के मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने इंडिया को बोला कि प्लीज स्क्वाड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए इंडो पैसिफिक रीजन में। आप काफी लंबे समय से सुन रहे होंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया ऑलरेडी एक ग्रुप का पार्ट है जिसको बोलते हैं हम क्वाड ग्रुप। तो क्या क्वाड ग्रुप खत्म हो गया है? नहीं, क्वाड ग्रुप अपने आप में बना हुआ है। तो स्क्वाड ग्रुप की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, इसके पीछे भी एक कहानी है, उसको समझिए। 2024 की वो बात है, जब यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो बाइडेन। तो जो बाइडेन इंडिया की इस बात से परेशान थे कि इंडिया चाइना के कंटेक्स्ट में हमेशा से ही कंफ्यूजन रहता है, ना तो पूरा एग्रेसिव रहता है, ना पूरा तरीके से फ्रेंडली रहता है। इसी वजह से उन्होंने एक नए स्क्वाड ग्रुप की फॉर्मेशन कर दी। तो उस समय चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे फिर अमेरिकन मीडिया, उन लोगों ने इस बात की खुशी मनाई कि हमने इंडिया को नेग्लेक्ट कर दिया है, और हमने इंडो पैसिफिक रीजन में एक नया स्क्वाड ग्रुप को फॉर्मेशन कर दिया है, जिससे हमें इंडिया की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन समय के साथ वापस से ये कहानी वहीं पे लेके आई है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट इन सबको है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास काफी स्ट्रॉन्ग नेवी है, और इस स्ट्रॉन्ग नेवी के साथ ही चाइना को काउंटर किया जा सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा क्वाड ग्रुप का लोकेशन क्या है। क्वाड ग्रुप में जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये चारों कंट्रीज से मिलकर क्वाड ग्रुप बना था। और ये चारों कंट्रीज, यानी कि क्वाड ग्रुप कहां पे काम कर रही थी? इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में। यही आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। अब हम थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं, नया जो ग्रुप स्क्वाड ग्रुप बना है उसमें और क्वाड ग्रुप में क्या अंतर है। स्क्वाड ग्रुप ये एक तरीके का इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जो काम करता है रीजन की सिक्योरिटी के लिए। प्रेजेंटली इसमें 4 कंट्रीज है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये क्वाड ग्रुप में भी है। इंडिया को रिप्लेस करके इन्होंने फिलीपींस को लिया और नया ग्रुप बनाया। इसी फिलीपींस ने इंडिया को इनविटेशन भेजा है कि आइए और स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसकी की एक्टिविटीज क्या है? ये चारों देश आपस में मिलकर जॉइंट मैरीटाइम ऑपरेशंस करते हैं, इंटेलिजेंस की शेयरिंग करते हैं, और चाइना के बढ़ते हुए एक्सपेंशन को रोकने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स है, वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है इस ग्रुप का? ये चाहते हैं कि चाइना का जो बढ़ता हुआ मिलिट्री एग्रेशन है उसको रोक दिया जाए। साथ ही साथ चाइना जो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है, साथ ही साथ साउथ चाइना सी में अपना क्लेम जताता है, उसको भी ये काउंटर कर सके। इसी के लिए स्काउट ग्रुप को इंडिया की एकदम नीड मस्ट है। ओके, इन सबको देखते हुए इसी रायसीना डायलॉग में फिलीपींस के मिलिट्री लीडर ने क्या किया? इंडिया को और साउथ कोरिया को स्क्वाड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इनविटेशन दिया। अब हम देखते हैं, अगर इंडिया स्क्वाड ग्रुप का पार्ट बन जाता है तो इंडिया के ऊपर क्या एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, जब इंडिया पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी
तो इंडियन नेवी पे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो वहां पे क्या होगा, इंडियन नेवी के पास मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस रहेगा, यानी कि वो रेगुलर ट्रैकिंग करेंगे नेवल मूवमेंट्स की इंडो पैसिफिक रीजन में, और अपना परमानेंट डेप्लॉयमेंट्स कर सकेंगे। अभी जो इंडियन नेवी का डेप्लॉयमेंट है वो कहाँ है, इंडियन कोस्ट एरियाज में ही होगा, ठीक है। इसी के साथ वो जापान में भी अपना डेप्लॉयमेंट कर सकते हैं, साउथ चाइना सी में भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं, अगर वो स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने भी बोला है कि अगर एक नेवी वो हो ही नहीं सकती अगर वो कहीं पे डिप्लॉय नहीं है। नेवी को डिप्लॉय तो होना पड़ेगा किसी भी प्रकार की समस्याओं का निपटारा करने के लिए। अगर जापान में कोई एग्रेशन होता है चाइना की तरफ से, तो उसके लिए इंडिया को वहां पे डिप्लॉय होना और काउंटर करने के लिए वहां पे कुछ मेजर लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से इंडिया का स्क्वाड ग्रुप अगर ज्वाइन कर लेता है तो ये एक तरीके से एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसी के साथ इंडिया क्या करेगा, एक इंडियन ओशियन में अपना डोमिनेंस बढ़ा सकेगा, ठीक है। इंडिया इसके साथ क्या कर सकता है, इंडिया इसके साथ इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकता है इंडो पैसिफिक एलाइज के साथ, और साथ ही साथ जो उसके मिलिट्री एक्सरसाइज है उनको रेगुलर कर सकता है, यानी कि कभी ब्रेक ना आए और रेगुलर काफी ज्यादा चलता रहे। इसमें बात करें मालाबार एक्सरसाइज हो गया, या मिलन एक्सरसाइज हो गया, सैलवेक्स एक्सरसाइज हो गया, टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज हो गया, ये सारी एक्सरसाइज किसके साथ है, यूएसए के साथ है, ठीक है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो ये जिमैक्स है, ये नेवी की एक्सरसाइज है, ये किसके साथ है, ये जापान के साथ। गॉट इट। अब हमें चाइना का एग्रेशन या डोमिनेंस समझने के लिए एक बार चाइना का स्टांस भी जानना होगा, चाइना कर क्या रहा है। चाइना का स्टांस जानने के लिए हम देखते हैं चाइना क्या कहता है कि पूरा जो साउथ चाइना सी है वो उसी का पार्ट है, ठीक है। अब साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है वो किस किस कंट्रीज के साथ है चाइना का, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रूनेई एंड इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज आसियान कंट्रीज का पार्ट। आसियान कंट्रीज एक 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसमें से ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज के साथ तो चाइना का डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी में। एक बात आप समझिए कि एक इंटरनेशनल लॉ है जिसमें जैसे कि आपके घर पे भी एक बाउंड्री होती है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, एक तरीके से वो गवर्नमेंट का हो जाता है, ठीक है। क्या हो सकता है कि नेबर जो है उस बाउंड्री के बाद नेबर का हो जाता है। उसी तरीके से एक इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है जिसमें 200 नॉटिकल माइल्स, जो भी आपकी कोस्टल बाउंड्री होगी उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स, ये एक यूनिट है, वहां तक आपका अधिकार होता है समुद्र में भी, ठीक है। ओशन में भी आपका अधिकार कहां तक होगा, 200 नॉटिकल माइल्स तक। इसी को क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस जोन में भी चाइना कुछ भी कर सकता है, लेकिन चाइना क्या करता है, दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी पहुंच जाता है। वहां पे कभी वहां के मछुआरों को पकड़ लेता है, वहां पे मिलिटराइजेशन कर देता है, वहां पे आर्टिफिशियल द्वीप बना देता है। इन सारी चीजों को देख के चाइना का एग्रेशन आए दिन साउथ चाइना सी में बढ़ता जा रहा है। इससे रीजन में क्या इंपैक्ट होता है, आए दिन मिलिट्री टेंशन बनी रहती है, ना रीजन प्रॉस्पर कर पाता है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो पाती है, और इंडिया का भी इस वजह से इंडियन ओशियन में एक तरीके से डोमिनेंस खत्म होता जा रहा है। चाइना क्या कर रहा है, एक नई टेक्निक लेके आया है जो कि है ग्रे जॉन टेक्निक। उसका एक पार्ट है जिसमें चाइना क्या कर रहा है कि आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कि आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है और वहां पे मिलिटराइजेशन कर देता है, ठीक है। इन्हीं सबको देखते हुए एक इंटरनेशनल रूलिंग आती है 2016 में, जिसमें चाइना को बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आप साउथ चाइना पे अपना क्लेम कर रहे हैं, एग्रेशन कर रहे हैं, वहां पे एंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है, आप इसको अभी के अभी रोक दीजिए। लेकिन चाइना बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी जो रूलिंग है आपके पास रखी है, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो उन्होंने, यानी कि चाइना ने ये रूलिंग मानने से भी मना कर दिया। एक बार हम साउथ चाइना सी का मैप भी देख लेते हैं। ये साउथ चाइना सी का मैप है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको 200 नॉटिकल माइल यहां तक हो सकता है कि चाइना का अपना अधिकार हो, लेकिन चाइना क्या करता है, ये पूरा का पूरा जितना भी ब्लू पार्ट आप देख सकते हैं स्काई ब्लू वाला, यहाँ पे चाइना अपना अधिकार बताता है। होना तो ये चाहिए कि फिलीपींस का यहां तक होना चाहिए, ब्रूनेई का यहां तक होना चाहिए, ठीक है, मलेशिया का यहां तक होना चाहिए, लेकिन ये सारी छोटी कंट्रीज के साथ चाइना का डिस्प्यूट है, और चाइना क्या करता है, इनको एक तरीके से एग्रेसिवली दबाता रहता है। चाहे किसी भी तरीके से कोई अलग मेजर ले सके उस तरीके से दबा सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक मेजर या फिर मिलिट्री स्ट्रांग है, उसकी नेवी स्ट्रांग है, ये सारी चीजों की वजह से सारे छोटे छोटे जो देश हैं परेशान हैं, और ये चाहते हैं कि इंडिया एक तरीके से ग्लोबल साउथ का लीडर बने और स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करे, या फिर ना करके भी किसी नए ग्रुप की फॉर्मेशन करके चाइना को काउंटर करे। अब चाइना के एग्रेशन को बढ़ते हुए देखते हुए
दो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो चाइना को काउंटर कर सकती है। पहली है यूएसए और दूसरा है इंडिया। चाइना के पास क्या है? चाइना के पास 370 वॉरशिप आ गई है, कई सारे सबमरीन्स आ गए हैं और सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। और इसने अपना एक इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रेजेंस और डोमिनेंस एक छत्र राज्य की तरह बना रखा है, ठीक है? अब यूएसए क्या करेगा? यूएसए जो उसकी इंडो पैसिफिक कमांड है, यूएसए की अलग-अलग कमांड बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, तो इंडो पैसिफिक रीजन की जो कमांड है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। वहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा सकता है, सबमरीन्स एस्टेब्लिश कर सकता है या फिर मिलिटराइजेशन कर सकता है, आर्म्स अम्यूनिशन को लेके आ सकता है, मिलिट्री टाइज कर सकता है और एक्सरसाइजेस कर सकता है इंडिया के साथ चाहे और अदर कंट्रीज के साथ। ये सारी चीजें यूएसए कर सकता है। इंडिया भी कुछ अलग नहीं करेगा, इंडिया भी ये सारी चीजें कर सकता है, लेकिन इंडिया के पास एक इंडियन ओशन का जो एक्सपीरियंस है, उसके साथ इंडिया एक तरीके से काफी अच्छा स्ट्रेंथिंग कर सकता है खुद की मिलिट्री टाइज क्वाड कंट्रीज के साथ और स्क्वाड मेंबर्स के साथ, और अपनी इंक्रीज कर सकता है सर्विलेंस को या फिर डिफेंस कैपेबिलिटीज को। ये सारी चीजें इंडिया कर सकता है क्योंकि अलग अलग जगह पे डिप्लॉयमेंट होने के बाद इंडियन नेवी एक तरीके से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और इंडिया का डोमिनेंस भी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ सकता है। इसका कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड क्या है? मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इनविटेशन आया है इंडिया उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया है नरेंद्र मोदी का, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमारे चाइना के साथ अब रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। हमारी जो 3-4 महीने से मीटिंग्स हो रही है उसमें हमारा रिश्ता सुधरता जा रहा है और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये भी बात है कि हमारा जो ज़्यादा डिस्प्यूट है चाइना के साथ वो बॉर्डर डिस्प्यूट है या फिर 1962 का सिनो चाइना वॉर है या फिर रिसेंटली गलवान वैली वाला इश्यू हो गया 2020-21 में। ये तीनों इश्यू ही एक तरीके से हमारे चाइना के साथ है जिसको हम अ, बात करके या बैक चैनल टॉक करके हम सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बढ़ते हुए समीकरण, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं, वो उनकी पूरी पॉलिसी है कि उनको अमेरिकन फर्स्ट चाहिए, ठीक है? अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को वो लागू करते हैं, उनको बस पैसा आना चाहिए, वो प्रॉपर बिज़नेसमैन है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता चाइना कहाँ एग्रेशन कर रहा है, कहाँ काउंटर कर रहा है या फिर कहाँ पे एन्क्रोचमेंट कर रहा है। उनका सिंपल सा फॉर्मूला है, अमेरिकन को प्रॉफिट होना चाहिए। इसी के साथ अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें जो अमेरिका और जापान का काफ़ी लंबा एक सिक्योरिटी पैक्ट चलता आ रहा था, जिसमें बताया जा रहा था अगर जापान पे कोई भी हमला होगा तो अमेरिका आके इसको बचाएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि ये हम जो पैक्ट है वो खत्म करने जा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए जापान को भी डर हो गया और जापान ने अपना जो डिफेंस का बजट था वो 2 गुना कर दिया। ये सारी छोटी-छोटी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से लगता नहीं है कि इंडिया हालिया में स्क्वाड ग्रुप को जॉइन करेगा और चाइना को नाराज करेगा। इसके साथ-साथ चाइना, इंडिया दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी बड़ा बाज़ार है ट्रेड करने के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि अभी एक तरीके से लागू नहीं हो। और फ्यूचर आउटलुक क्या होगा इसका? अगर इंडिया स्क्वाड ग्रुप को जॉइन कर लेता है तो उसके डिफेंस टाइज काफ़ी अच्छे हो जाएँगे और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन रेगुलर चलते रहेंगे। ग्लोबल साउथ का लीडर बनेगा और ऐसा तो हमेशा से ही बोला जाता है कि जो अगला विश्व युद्ध अगर होगा, भगवान करे ना करे, तो ये युद्ध होगा पानी की वजह से, यानी कि वाटर वॉर होगा। तो यहाँ पे नेवी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए या फिर अपने डिप्लॉयमेंट हर जगह होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जो एक फाइनल थॉट हम बोल सकते हैं, सिक्योर इंडो पैसिफिक इंश्योर करेगा ग्लोबल की स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आज का रैप अप व्यूज़ रहेगा आपका। अगर आपने सेशन अच्छे से देखा होगा या फिर आपने एक तरीके से मैप को देखा होगा तो आपको इसका आंसर आएगा। द क्वेश्चन इज द मलक्का स्ट्रेट अ की ट्रेड रूट इन द इंडो पैसिफिक लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? द ऑप्शंस आर इंडिया एंड श्रीलंका, चाइना एंड जापान, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम। तो आंसर आपका कमेंट बॉक्स में करिए और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाय।